गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। तो इसमें हमारा पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण। तो भाषा किसे कहते हैं या भाषा क्या होता है? तो जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने बोलकर एवं लिखकर प्रकट करते हैं तो वो भाषा कहलाती है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या है? जिस साधन के द्वारा साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने बोलकर एवं लिखकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने बोलकर एवं लिखकर प्रकट करते हैं वो भाषा कहलाती है। तो यह जैसे मैं यहाँ पर अपनी मन की बात को बोल रही हूँ, आप लोग उसको सुन रहे हैं, वैसे ही जैसे आप किसी अपने दोस्त को पत्र लिखते हो तो वो आपकी मन की बात को पढ़कर समझता है, तो ये क्या है? भाषा कहलाती है। तो इसमें हम अपने मन के भावों को बोलकर एवं लिखकर प्रकट करते हैं और सामने वाला उसको सुनकर या पढ़कर समझता है या जानता है, तो ये भाषा कहलाती है। तो भाषा के रूप, तो भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के रूप, तो भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं। तो पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होता है? तो जब हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने बोलकर व्यक्त करते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा क्या होता है? जब हम अपने मन के भावों या विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। तो चले पढ़ते हैं मौखिक भाषा। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा इसमें हो जाएगा जब हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरों के सामने बोलकर व्यक्त करते हैं तो
तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने लिख कर व्यक्त करते हैं। लिख कर व्यक्त करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। पहला है मौखिक भाषा। तो जब हम अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करते हैं तो वह लिखित मौखिक भाषा कहलाती है। तो इसमें एक बोलने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला। तो जब हम अपनी बात को दूसरों के सामने बोलकर व्यक्त करते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर ग्रहण करता है या समझता है। तो ये क्या है? मौखिक भाषा कहलाती है। और दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने लिख कर व्यक्त करते हैं तो लिखित भाषा कहलाती है। तो इसमें एक व्यक्ति लिखने वाला होता है और दूसरा पढ़ने वाला। तो जब हम लिख कर अपने बात को व्यक्त करते हैं तो सामने वाला उसको पढ़कर ग्रहण करता है या उसको समझता है। तो ये क्या होता है? लिखित भाषा। तो ये भाषा के दो रूप हो गए। इसके अलावा एक और रूप होता है सांकेतिक भाषा, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसी मौखिक बता देती हूँ कि सांकेतिक भाषा क्या होता है। तो सांकेतिक भाषा में हम इशारों के या संकेत के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो वो क्या है? सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे छोटा बच्चा रोकर अपने बात बताने का या समझाने का प्रयास करता है, वैसे ही कोई गूंगा व्यक्ति है तो वो इशारों के माध्यम से अपनी बात कहता है या दूसरों को समझाने का प्रयास करता है। तो ये क्या है? सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के भावों या विचारों को संकेत या इशारों के माध्यम से दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। इसके बाद है भाषा का मौखिक रूप पहले और लिखित रूप बाद में आता है। भाषा के बिना हमारा काम आसानी से नहीं चल सकता। संकेतों से मन के कुछ ही भाव प्रकट किए जा सकते हैं। छोटे बच्चे रोकर या संकेत से ही अपनी बात समझाने का प्रयास करते हैं। तो हम सबसे पहले भाषा का मौखिक रूप सीखते हैं, उसके बाद लिखित रूप। और इन दोनों रूपों के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, क्योंकि हम भाषा के बिना कोई भी काम कर सकते हैं न किसी को अपनी बात समझा सकते हैं। तो दोनों भाषाओं का जानना अति आवश्यक है। ठीक है, फिर आगे है जो भाषा हम सबसे पहले सीखते हैं उसे हम अपनी मातृभाषा कहते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगला, उड़ीसा में उड़िया, असम में असमिया, कर्नाटक में कन्नड़, कश्मीर में डोगरी, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु तथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि में हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है। संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली है। तो जो भाषा हम सबसे पहले सीखते हैं
उसको मातृभाषा कहते हैं। तो जो भाषा हम बचपन में अपने घर परिवार में रहकर सीखते हैं वो क्या है, हमारी मातृभाषा कहलाती है। ठीक है। फिर आगे है, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली। तो हमारे देश में अनेक राज्य हैं जहाँ की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, बंगाल में बंगला भाषा बोली जाती है, असम में असमिया। तो यहाँ पे कुछ राज्य दिया हुआ है, उनकी भाषाओं का नाम दिया हुआ है। तो पहला है जैसे राज्य गुजरात में गुजराती भाषाएं, गुजराती, गुजरात में गुजराती। असम में असमिया, वैसे ही पंजाब में पंजाबी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में हिंदी। तो हमारे देश में अनेक राज्य हैं और यहाँ अपने अपने राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो इसमें और कुछ भाषाएं और राज्यों के नाम दिया हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार अनेक राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं होती है। हिंदी भाषा को हमारी राजभाषा का मान्यता मिला है। मतलब हिंदी भाषा के बोलने वाले सभी राज्यों में है, उसको समझते हैं सभी राज्यों के लोग। तो ये हमारी राजभाषा है, इसको मान्यता मिली है संविधान के द्वारा। इसको राजभाषा भी कहा जाता है क्योंकि हिंदी बोलने वाले सभी राज्यों में रहते हैं। ठीक है। विश्व के अलग अलग देशों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। जैसे जापान में जापानी, चीन में चीनी, रूस में रूसी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, फ्रांस में फ्रेंच। तो क्या है, जैसे हमारे देश की अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, वैसे ही है ये विश्व के जो देश हैं, अलग अलग देश, उनकी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे जापान में जापानी भाषा बोली जाती है, चीन में चीनी, रूस में रूसी, इंग्लैंड में अंग्रेजी और फ्रांस में फ्रेंच। तो अलग अपने अपने अलग अलग देशों में अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। उसके बाद में है मौखिक भाषा को लिपि की सहायता से लिखा जाता है। विभिन्न भाषाओं को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। तो भाषाओं के लिखने की लिपि अलग अलग होती है और सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। तो आगे है हमारा लिपि। अगला टॉपिक है लिपि। तो लिपि किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनि चिन्ह, जिन अक्षर चिन्हों से हम अपनी भाषा को लिखते हैं। भाषा को लिखने के लिए लिपि, लिपि क्या है? लिपि। तो भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए, लिखने के लिए जिन अक्षर चिन्हों का, अक्षर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए, जो हम भाषाएं बोलते हैं उसको लिखने के लिए जिन अक्षर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? लिपि कहलाती है। तो अलग अलग भाषा, अलग अलग बोलियों, अलग अलग भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि,
हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। वैसे ही पंजाबी की गुरुमुखी, पंजाबी की है क्या है? गुरुमुखी। उर्दू की है फारसी। अंग्रेजी की है रोमन। वैसे ही गुजराती की देवनागरी लिपि है, संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है, कश्मीरी की शारदा लिपि है। तो इस प्रकार अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती है। उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग व्याकरण। तो हमारा अगला टॉपिक है व्याकरण। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण, तो व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना या पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण वह साधन है, व्याकरण वह साधन है, वह साधन है जिसके द्वारा या जो हमें, वह साधन है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है। जैसे हम कोई भी भाषा बोलते हैं या लिखते हैं तो उसका शुद्ध होना जरूरी होता है। तो ये सब हमें कौन सिखाता है? व्याकरण। व्याकरण हमारी सहायता करता है, क्योंकि व्याकरण की जानकारी के बगैर हम कोई भी भाषा को न शुद्ध बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं। तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है? भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना एवं पढ़ना सिखाता है। तो भाषा के द्वारा हम वर्णों को लिखना या पढ़ना जानते हैं, शब्दों को लिखना या पढ़ना जानते हैं, वैसे ही वाक्यों को भी लिखना और पढ़ना जानते हैं। क्योंकि व्याकरण की जानकारी के बगैर हम ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें व्याकरण का जानकारी होना अति आवश्यक है। तो व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना या पढ़ना सीखते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा चैप्टर खत्म। आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका अभ्यास। ठीक है, थैंक यू।